अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20। अजीज़ तलबा, इस लेक्चर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन आज इस एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ शेल। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ए शेल आर ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। यानी हम आज सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल बोहर एटॉमिक का एक ही इस्तेमाल आज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसका दूसरा इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का नाम क्या है भाई? एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी बोहर के एटमी नज़रिए के इस्तेमालात। बोहर के एटमी नज़रिया के इतलाक़ात और इस्तेमालात या इतलाक़ात। तो पहला इस्तेमाल आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला इस्तेमाल क्या है भाई? याद रखो, पहला इस्तेमाल क्या है? एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन मसावात। इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ a shell or orbit or energy level। यानी किसी शेल, किसी मदार के रेडियस के लिए मसावात। तो तलबा याद रखो, ये टॉपिक जो है ये इम्तिहान के लिहाज से, इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है और ये अक्सर पेपर में आता है, याद रखो। लेकिन ये बहुत आसान है। तलबा अक्सर कहते हैं ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। तो आइए मैं आपको आज इसकी डिराइवेशन कराता हूँ। रेडियस ऑफ शेल। फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है और ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? शेल है। क्या है भाई? शेल। ये एक शेल है, सिर्फ और सिर्फ एक शेल, और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तसव्वुर करिए कि एक एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। फर्ज करें हाइड्रोजन एटम लीजिए। हाइड्रोजन एटम है और इसमें क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में क्या करता है? घूम रहा है या घूमता है। तो इस शेल की रेडियस को हम क्या नाम देते हैं भाई? याद रखो, इसको हम नाम देते हैं आर का। ये क्या है? शेल ऑफ रेडियस आर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। और इसकी वेलोसिटी क्या है? वी है। और ये है क्या? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है भाई? न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्या चार्ज? पॉजिटिव। तो इस डिराइवेशन के लिए हम पहले फर्ज करते हैं consider that an electron revolves। फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस
अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के गिर्द ऑफ एन एटम, किसी एटम के, इन अ शेल ऑफ रेडियस आर, एक शेल में घूमता है जिसका रेडियस क्या है, आर है। एज शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये शक्ल मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं ये शक्ल है। तो मैंने क्या लिखा भाई, कंसिडर, तस्वुर करे, दैट एन इलेक्ट्रॉन, के एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, ऑफ एन एटम, एक एटम के, इन अ शेल ऑफ रेडियस आर, एक मदार में घूमता है, शेल में घूमता है जिसका रेडियस क्या है, आर है। रेदास जिसे हम कहते हैं आर है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो याद रखो तलबा, आप देख सकते हैं कि ये दायरे में घूमता है यानी शेल में घूमता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो चीज़ दायरे में घूमता है, सर्कल में घूमता है, तो इसके लिए कौन सा कुव्वत दरकार होता है, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, मरकज माइल कुव्वत दरकार होती है। तो याद रखो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है तो इस पर कौन सा कुव्वत लगता है, मालूम होता है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और ये जहन में आता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलता है। तो ये भी बहुत आसान है, याद रखो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह माइनस है, क्या है भाई, माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो जब ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव है तो आपने कूलम लॉ भी पढ़ा होगा, कूलम का कानून आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको मालूम हो जाए कि चार्जों के दरमियान क्या है, कुव्वती कशश होता है। जब ये मुखालिफ चार्ज होते हैं ये कुव्वती कशश है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को। तो दोनों के दरमियान क्या पाया जाता है, याद रखो कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखो कूलम्बिक फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को कौन सा फोर्स मुहैया होता है, कौन सा फोर्स प्रोवाइड होता है, सेंट्रीपिटल। यानी मकसद ये हुआ कि कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बहुत आसान है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स to the electron is provided by coulombic force। कौन सा फोर्स मुहैया करता है भाई, कूलम्बिक। तो इसलिए हम इसी तरह लिखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस क्या है भाई, बराबर है। तो कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीपिटल के फोर्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसान। ये क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बराबर होगा किस चीज के, कूलम्बिक फोर्स के, कूलम्बिक फोर्स के बराबर होगा। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बिक फोर्स के जरिए मुहैया होता है इलेक्ट्रॉन को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको फार्मूला मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या कीमत होती है भाई, mv² बटा आर, mv² बाय आर इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स भी आप जानते होंगे, बिल्कुल आप जानते हैं। इसकी कीमत क्या है भाई, Q1 Q2 बटा R², कूलम लॉ के मुताबिक ये होता है। तो K की कीमत यहां पर क्या है भाई, याद रखो ये पहला मसावात हुआ, पहला इक्वेशन बन गया है। तो बट लेकिन K की कीमत क्या होगी, K की कीमत है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई आप भी जानते हैं कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी भी आपकी कीमत है कांस्टेंट होती है। तो याद रखो ये कीमत है के की। हाँ, Q1 क्या है भाई? Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q1 क्या है? Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ई हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम ई से जाहिर करते हैं, याद रखो भाई। इसी तरह ये दूसरा Q2 क्या है? Q2 क्या होगा? चार्ज। Q2 क्या होगा? ये चार्ज है, Q2 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। किस चीज पर? न्यूक्लियस पर चार्ज है। ये Q2 जो है ये न्यूक्लियस पर चार्ज है। तो अक्सर तलबे कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल सादा और बहुत आसान है, याद रखो। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाईजान? आप जानते हैं इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह ये निकालता हूं कि क्या है भाई। याद रखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इसकी मकदार इलेक्ट्रॉन की चार्ज की क्या है? बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है? बराबर। तो याद रखो वन प्रोटॉन चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। अगर हम क्या ले लें? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पर आप जानते हैं कितना चार्ज होता है भाई? ई होता है। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं इनकी तादाद को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं इनको हम Z का नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का। किस चीज का? एटॉमिक नंबर का। तो अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज E है तो जब प्रोटॉन Z हो जाएंगे, Z तादाद, तो टोटल चार्ज कितना होगा? ये बहुत आसान है, Z को E में ज़रब देंगे, आसानी के साथ रेशो पर हो सकता है भाई। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ये क्या है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू E। चार्ज ऑन Z प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? Z प्रोटॉन पर कितना चार्ज आएगा भाई? ये आपके पास मैंने क्या नाम लिखा है? Q2। तो इसको नाम दे दो Q2, ये Q2 है। तो आप क्रॉस ज़रब से मालूम करें भाईजान, क्रॉस ज़रब दे दे, क्रॉस ज़रब। तो क्या हो जाएगा? Z ज़रब E और Q2 को 1 में ज़रब दे दे तो Q2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू ZE। कितना? ZE। तो ये क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ये क्या आ गया है भाई? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस किस तरह आता है। तो अब ऐसा करें कि K की कीमत, ये Q1 की कीमत और Q2 की कीमत ये है भाई, ये क्या रखो? इस पहले मसावात में। किस में रखो? पहले मसावात में दर्ज करो भाई। तो आइए इस पहले मसावात में मैं कीमत ही दर्ज करता हूं। पुटिंग द वैल्यूज, यहां पर मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1, Q2 and K in equation फर्स्ट में लगाई। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करे? लगाई भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? हमारे पास है m² बटा r इज इक्वल टू K की कीमत लगाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। Q1 की जगह आप लगा सकते हैं E। क्या लगा सकते हैं? E। और इसी तरह मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, Q2 लगाई, Q2 की जगह क्या लगाई? ZE। तो ये ZE हुआ। और बाई क्या है भाई? R²। क्या है? R² है। तो ये एक R एक के साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या मसावत बन जाएगा? mv² इज इक्वल टू, इसको इसमें ज़रब दे दो भाई, ZE² बन जाएगा। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? R है। तो ये मसावत आ गया है। अब यहाँ से V निकालो। क्या निकालो? V²। तो अगर हम V² निकाले तो m यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? V² इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है भाई?
आर। तो इसी तरह m को आप डिवाइड करें तो m भी बन जाएगा। तो ये सेकंड मसावत हुआ। अब यहाँ पर हम बोहर एटॉमिक मॉडल इस्तेमाल करेंगे, अप्लाइंग बोहर मॉडल। अप्लाइंग बोहर मॉडल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्लाइंग बोहर मॉडल को इस्तेमाल करें या इस्तेमाल करने से आइए इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट आपने देखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के बराबर होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ये इसके बराबर है। तो बहुत आसान है भाई, यहाँ से v निकालो। क्या निकालो? v। अगर हम v निकालेंगे तो m और r को यहाँ पर तकसीम करना पड़ेगा। यहाँ पर v हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। तो आए करते हैं v इज इक्वल टू NH बटा क्या हो जाएगा? 2 पाई। और m और r को यहाँ पर क्या करो? तकसीम करो, mr बन जाएगा। अब क्या करो भाई? ये v की क्या है? कीमत है। बहुत आसान, ये लाओ और यहाँ पर दर्ज करो। किस चीज़ में? v स्क्वायर की कीमत इस मसावत नंबर 2 में रखो तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो ये सेकंड इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। ये कीमत लाओ और इसमें क्या करो? पुट करो। तो मैं पुट करता हूं, यहां पर v स्क्वायर है, ये पुट करो भाई NH बटा 2 पाई mr। तो ये क्या है? स्क्वायर। आपको यहां पर भी क्या लेना होगा? स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि v स्क्वायर में है। और इसी तरह ये लगाओ भाई ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो ये कीमत मैंने लगाया है। अब स्क्वायर को इस पर अप्लाई करो। क्या करो? अप्लाई। तो सारे चीज़ों पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैं इसी तरह अब लिखता हूँ, यहाँ लाता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर लाया, तो ये क्या है भाई? n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के अगर हम स्क्वायर ले ले तो 2 को 2 में ज़रब दे दो, 4 आ जाएगा, 5 स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह m भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। r भी क्या हो? स्क्वायर बन गया है। तो इसी तरह ये किस चीज़ के बराबर होगा? z किस चीज़ के? ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो ये बन गया है। आप देखिए 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर है तो एक पाई एक के साथ कट जाएगा। इसी तरह ये m है, एक m के साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। r ये है, r एक r के साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या रह गया है भाई? देखो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? पाई m r। इसी तरह ये क्या है? ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ भाई? r। अगर r को निकालना है तो इस तरह करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या साइड इन्वर्ट करो। इसका भी साइड इन्वर्ट करो और इसका भी क्या करो? इन्वर्ट करो। इन्वर्टिंग द साइड्स। इन्वर्टिंग का मकसद आप जानते हैं। इन्वर्ट करो भाई दोनों तरफ को, बोथ साइड्स। इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। तो जब ये इन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? 5mr डिवाइडेड बाई क्या? n स्क्वायर h स्क्वायर। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ZE स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मैंने साइड को क्या कर दिया है? इन्वर्ट कर दिया है। अब आप आसानी के साथ इसको बिल्कुल मालूम कर सकते हैं, r निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करो? r निकाल सकता हो। तो इसको क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। n स्क्वायर स्क्वायर को यहाँ से क्या करें? मल्टीप्लाई। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5m यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इससे इंशाल्लाह अब निकल आता है क्या चीज़? तो ये आपके पास आ गया है पाई mr। क्या है भाई? अब आ गया है
पाई एम आर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ए स्क्वायर है। तो इस तरह करें कि ये देख सकते हैं आप, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये साइड जो है ये मल्टीप्लिकेशन में उल्टा करे ख़त्म हो जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। तो क्या बन जाएगा भाई, ये क्या है, पाई एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर है। आप देख सकते हैं ये है। ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ यहाँ से, तो किस तरह ख़त्म करेंगे, इसको इन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है भाई, फाई एम, और एन टू क्या है, एन टू आर, एन टू क्या है, आर, और ये मसावी ही किस चीज़ के है, एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर है। आप देख सकते हैं ये बन गया है एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट जाएगा एच स्क्वायर के साथ, और ये एस के साथ कट गया है। तो जब जिस तरह ये इन्वर्ट किया है आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, इसी तरफ भी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है, ये क्या है, एच स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या है भाई, फाई एम। तो क्या आया निकल, आर इज इक्वल टू ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर फाई एम। ये आर की कीमत हुआ, ये हर किसी एटम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एटम के लिए, याद रखो हर एटम के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए, इस्तेमाल हो सकता है किसी भी के लिए। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम ले ले, फिर क्या ले लें, हाइड्रोजन, यहाँ पर तो हर किसी के लिए है, हर एटम के लिए है। लेकिन अगर हम क्या ले ले, हाइड्रोजन, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है भाई। इफ वी कंसीडर, तो ये देखो पार हाइड्रोजन, किस चीज़ के लिए, पार हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो आप जानते हैं Z क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। यहाँ पर एक पुट करो तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1। तो 1 यहाँ पर लगाए और ये तकसीम करे 1 पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह बन जाएगा E की ताकत 2 डिवाइडेड बाय 5m। ये आ गया है भाई, अब ये आ गया है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, सादा सा करता हूँ, एन स्क्वायर निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर है, और इसी तरह ये क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, एच स्क्वायर रह जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या है, ई की ताकत 2 और डिवाइडेड बाई 5m। तो ये निकल आया है, ये n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। याद रखो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की कीमत लगाए, इसी तरह एच स्क्वायर की कीमत डाल दे, लगाए, याद रखो ए की कीमत लगाई, फाई की कीमत लगाई और एम की कीमत, तो इससे क्या आता है, बट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ए की ताकत 2 पाई एम। अगर हम कीमतें लगाए तो इससे आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आता है भाई। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। याद रखो ये लेंथ की क्या है, इकाई है, डिस्टेंस की क्या है, इकाई। तो ये आता है, और इसको हम अल्फा नॉट का नाम भी देते हैं, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट है, अगर आप अल्फा नॉट यहाँ पर पुट करें तो भी ठीक है, इसकी कीमत लगाए तो भी ठीक है। तो बहुत आसान बन गया है आपके साथ क्या, रेडियस। तो रेडियस क्या बन गया है भाई, ये कीमत है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसकी कीमत मैंने निकाल दी, क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये कीमत आ गया है। अब अगर आप ऐसा करें कि आर के लिए जनरल इस्तेमाल करें, किसी भी शेल के लिए हो सकता है, 2 नंबर शेल भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसी तरह हम आर एन लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम।
ये फार्मूला है, आप किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं। याद रखो, किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन के लिए। इस फार्मूला से किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन के लिए। और अगर आप यहाँ पर Z लगाए तो ये किसी भी एटम के लिए फिर इस्तेमाल होगी। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर Z तो 1 है, 1 हमने क्या किया? ख़त्म किया है। तो ये हाइड्रोजन के लिए किसी भी शेल की क्या है? और n की कीमत क्या हो सकती है भाई? 1 2 3 4 5। ये क्या है? शेल नंबर है। क्या है? शेल नंबर। तो आप खुद लगाएं, इसमें 1 डालें और इसी तरह 2 डालें, 3 डालें, तो इंशाल्लाह आपको रेडियस मिल जाएंगे एंगस्ट्रॉम में। तो ये आज का टॉपिक था और मैंने इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है और कोशिश की है कि आप बिल्कुल समझ जाओ। ये बहुत अहम टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें।